इंटीग्रेशन में एक नया पैटर्न आया है, उसके क्वेश्चन कराना है आपको। एक क्वेश्चन लिखो, उसका वीडियो बना दिया था, लेकिन चलो तुम्हें क्लास में करा दूंगा अच्छे से। देखिए, फाइंड द एरिया यूजिंग एरिया इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है आपको एक ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको अपना इंटीग्रेशन निकालना है। ग्राफ आपको कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। हम जो ग्राफ लेंगे वो आपको ग्राफ बना हुआ आएगा, ठीक है। वो ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, कॉपी कर लो फटाफट से। एक नया पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन हो सकता है अब, क्योंकि सब कुछ नया ही चल रहा है। ये फिगर गिवन है आपको, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है एरिया इंटरप्रिटेशन करना है। ग्राफ आपको गिवन है। एरिया इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ग्राफ को आपको पढ़ना है और इंटीग्रेशन निकालना है। अब इंटीग्रेशन यहां दो चीजों का निकलवा रहा है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है कि एक तो 0 से 3 fx dx का निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन है 3 से लेके 7 fx dx का निकालिए। बस ये क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन का। ये एक नया पैटर्न है जो हो सकता है आपको इस बार दिखाई दे बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर तक का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन का नया पैटर्न है, हो सकता है आपको बोर्ड में दिखाई दे इस तरह का पैटर्न। तो करके चलते हैं सर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0 से 3 के बीच में fx dx करना है। पहली बात, अपने पास fx ही नहीं है। अब 0 से 3 fx dx, जब fx ही नहीं है आपके पास तो फिर आप इंटीग्रेट करोगे कैसे? तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्चुअल में आप किसी चीज का एरिया निकाल रहे हो। तो 0 से 3 के बीच में ग्राफ यूज कर लो। जो जो फिगर बन रहे हैं, ट्राइंगल बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, ट्रेपीजियम बन सकता है। चारों के एरिया के फॉर्मूले अगर आते हैं तो समझ लो कि क्वेश्चन महाफुद्दू है ये। अगर ट्राइंगल बनता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल बनता है लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर बनता है तब भी लेंथ इंटू ब्रेड, दोनों साइड सेम होंगी। और अगर ट्रेपीजियम बनता है तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। अब सबसे पहले 0 से 3 ढूंढना है, और याद रखना 0 से 3 के बीच में जो जो फिगर बन गया उसका एरिया डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही हो गया, कुछ इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया निकालना। वो आपने 0 से 3 का ऑलरेडी एरिया निकाल दिया, तो फिर काय का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलो, अब 0 से 3 के बीच में अपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स को एक्स एक्सिस से जोड़िए। ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर देखो कहां जाके जोड़ा, 1 पे, और ये वाला कॉर्नर कहां जाके जोड़ा, 2 पे। और नाम डाल दीजिए इनका, A, O, B, C, D, E और F। अब देखो सबसे पहला कॉर्नर 3 नंबर C पर 1 नंबर पर है। आपको 0 से स्टार्ट करनी है लिमिट, तो 0 से लेके 1 और चेक करना A O B C बन क्या रहा है, ट्रेपीजियम। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस C के बाद D पर कॉर्नर है, जोड़ो कहां पर आएगा 1 से, तो 1 से 2, 1 से 2, और यहां देखो ये दूरी कितनी है 1, और ये दूरी कितनी है 3, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, तो क्या हो गया ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एक ही रह गया 2 से 3। अब कॉर्नर तो बचा नहीं, लेकिन अगर D E F की बात करें तो मेरे ख्याल से ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल D E और F। अब इन तीनों का एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल दीजिए। 0 से 1 के बीच में पूरा ट्रेपीजियम का एरिया ही पूरा इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअल में एरिया को ही बोलते हैं आप। तो ठीक है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स AO और BC इनटू हाइट, तो फिर हाइट क्या हो गया OB। देख लो मैं कैसे बता रहा हूं, ये आपका AO आपका CB। तो सोचो कि अगर आपकी ये दो पैरेलल साइड्स हैं तो हाइट क्या होगा, OB होगा, वही लिखा है मैंने यहां पर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां तो सोचने जरूरत नहीं है, BE इंटू ED, BE इंटू ED प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ, व्हाट इज योर बेस, देन व्हाट इज योर हाइट, AD. अब हाफ, व्हाट इज AO, 0 से लेके 1 तक, तो 1. एंड व्हाट इज BC, 3. एंड व्हाट इज OB, 1. सिंपल सी बात है. नाउ व्हाट इज BE, 1 से लेके 2, तो 1 ही हुआ. और ED 3. हाफ, व्हाट इज EF, 1. भाई 2 से लेके 3 की दूरी एक ही तो हुई. और DE 3. तो हाफ इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3/2, ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 1.5, कितना एरिया आ गया, 6.5 स्क्वायर यूनिट्स. खत्म कहानी, फिनिश हो गया इंटीग्रेशन. ये है इंटीग्रेशन बाय एरिया इंटरप्रिटेशन, जिसमें ग्राफ कोई सा भी हो सकता है. उस ग्राफ में अपना फिगर पहचानिए, उसका एरिया लिखिए उस लिमिट्स के अंदर और सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, चलिए. सर ये तो भी हमने मतलब 0 से 3 सॉल्व करना है. अभी तो हम 3 से 7 अलग करना है. फिर से तो फिर तो 3 से लेके 7 तक हिस्ट्री टाइप होना है. कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा मुझे पता थोड़ी ना है, मैं तो क्वेश्चन करा सकता हूं आपको इसके अंदर. चलिए कीजिए. और मतलब कहां पर ये देंगे कि 0 से 3 तक निकालना है? सब देंगे. अबे तो लिमिट नहीं देंगे तो तुझे कैसे पता है कहां तक का एरिया लेना है. फिर मुझे लिमिट तो देंगे ही देंगे बेटा. बिना लिमिट के क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होगा ये वाला. क्वेश्चन समझ में आया. चलो अब 3 से 7 तक की लिमिट के बीच में देखते हैं. सारे कॉर्नर जोड़ के और फिगर क्या बन रहा है आप खुद बनाना. वही बनेगा फिर. बेटा सुन जा, पहले 3 से कॉर्नर देखो, 1 2 3 और 4 कॉर्नर है. सबको लिमिट से जोड़ो उनकी. आई थिंक ये ट्रायंगल बना 3 से 4 के लिए. अब 4 से 5 में चेक करना, रेक्टेंगल बना. 5 से 6 में चेक करो, ट्रपेजियम बना. और 6 से 7 में चेक करो, फिर रेक्टेंगल बना. अरे भैया नाम डालते हैं, F G और H ट्रायंगल, फिर H I J और G रेक्टेंगल, फिर J K और L. अब जरा चेक करियो, I J K L फिगर देख लें यहां पर. याद रखियो जब एक फिगर में एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी हो पैरेलल वाली, तो ये ट्रपेजियम है हमेशा हमारे लिए. 6 और 7 रेक्टेंगल, उसमें कुछ है ही नहीं. ये छोटा और ये बड़ी साइड है, ये तो रेक्टेंगल है. चलो खुद सॉल्व करो यार. बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है इस बार ये डेफिनेट इंटीग्रल से. अगर आप करके नहीं गए तो बच्चा एग्जाम में नहीं कर पाएगा इसे. वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या होता है. बेचारा परेशान रहेगा कि भैया क्वेश्चन में f(x) तो गिवन ही नहीं था, फिर मैं क्या इंटीग्रेट करता. तो ध्यान रखना है. अब पहले 3 से 7 के बीच में देखो कहां कहां टूट रही है हमारी लिमिट. 3 से 4 पे भी टूट रही है. 3 से 4 पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम डालते जाना, F H और G. 4 से 5 पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम H I J G. फिर 5 से 6 पर ट्रपेजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम I L K J. फिर 6 से 7 पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम है L K, नाम डाला नहीं है, M और N. L K M और N. चलिए सबके फॉर्मूले डालेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल F H G, तो हाफ बेस रहेगा FH और हाइट रहेगी HG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल GJ इंटू IJ. बिल्कुल ठीक. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो IJ प्लस LK इंटू IL. अरे भाई अगर ये दो पैरेलल साइड्स है तो हाइट कौन हो सकता है, IL ही हो सकती है सिर्फ. और लास्ट में रेक्टेंगल में KM इंटू MN. चलिए अब सारी वैल्यूज रख दीजिए इनकी. कितना है FH 3 से लेके 4 1, और कितना है HG चेक करो 3 का 3. और याद रखना इसे
FHG को -3 मत ले लेना, मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा नेगेटिव होता है कभी हमारा, ठीक है, 3 ही लेंगे। अब GJ है 4 से लेके 5, एक ही है सिर्फ, और IJ पूरी लेंथ है 3 की, फिर हाफ, IJ 3 और LK चेक करो, सिर्फ 2 तक, इंटू IL 1 प्लस KM 1 और NM 2। फटाफट से सॉल्व करते जाओ इसे। ये हो गया 1.5, ये हो गया 3, ये हो गया 2.5 और ये हो गया 2। तो 2.5 और 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया आंसर? क्या चीज नहीं समझ में आई वो पूछ लो। अनंत को अभी इसमें कोई दिक्कत है? ऐसी कोई बात जो क्लियर नहीं हुआ? मतलब हम बस मैं उस वाले को सोच रहा था कि IL ये जो ट्रेपेजियम है, इसमें हमने IL को ही क्यों वो माना, इसमें नीचे वाली साइड नहीं हो सकती थी? हाइट, हाँ, हाइट ऐसी होती है? तू बता, हाइट कैसे बनाएगा? लो भैया मेरी हाइट ये है, तो तू हाइट मान लेगा इसको? इस्तेमाल कर। हाइट कब से टेढ़ी होने लग गई? हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ना, और यहां तुझे परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? हाई है, बस। और बताइए, ठीक है, ये थी नई वैरायटी, और मिलेगी तो और करा दूंगा। नई चीजें करके चलो, बोर्ड में क्या आएगा नया पता नहीं हमें भी, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना बेहतर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, ठीक है। ऑब्ट्यूस वाली कहानी क्लियर हो गई थी कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में उनका बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब हमें तो डॉट प्रोडक्ट लगाना होता है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, तो cos थीटा ऑब्ट्यूस मतलब cos थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में। अब 90 से 180 के बीच की बात करें तो भैया cos सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो तो आपका cos थीटा नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है P डॉट क्यू अपॉन इनका मैग्नीट्यूड बराबर cos थीटा। हम यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखते हैं, कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूस P डॉट क्यू इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब ही होता है लेस देन 0। तो ये कंडीशन लगाना है फॉर टू वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, जिनका एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है। चलिए याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक एकदम। लास्ट क्लास में प्रॉपरली कराया था, देख लेना उसका वीडियो, अगर नहीं क्लियर है तो। क्लियर है तो फिर तो बात ही अच्छी है। अगला चलते हैं, 10th क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ A is 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B is 4, मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B is 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A minus B का मैग्नीट्यूड। आसान क्वेश्चन है, पहले यहां से 2AB नहीं मिलेगा आपको, फिर वो 2AB हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा, उसका वैल्यू इंसर्ट होगा, यही लॉजिक है। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लो। पहले A प्लस बी का जो मॉडुलस दिया है, जो मैग्नीट्यूड दिया है, इसका स्क्वायर कर लो पहले। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अरे देखना जरा, अनंत ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB नहीं, डॉट लगा के ब्रैकेट में। हाँ, A और B मॉडुलस में मत डाल देना, ध्यान रखना इस बात का, ये डॉट में आएंगे। अगर मॉड आया तो cos थीटा लिखना कंपलसरी हो जाएगा अपने लिए। चलिए इनकी वैल्यू रखिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये 2AB को एज इट इज छोड़ दीजिए। अच्छा, A प्लस बी भी तो गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 25 माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A डॉट बी। ये कितना आ गया? ये 0 आ गया। तो A डॉट बी ट्वाइस ऑफ A डॉट बी का वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्योंकि 2AB वहां पर डायरेक्ट भी आ सकता है अपने पास, ठीक है। अब जरा इसको स्क्वायर करो, जो अपने को एक्चुअल में फाइंड करना है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस का 2ab, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, उसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 की उठाकर, ठीक है। ये कितना हो गया 25, 5 है, ये मैंने जी 5, बिल्कुल 5, प्लस माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है, 5 आ गया, 5 ही आएगा लिखा हुआ है ऑप्शन, हाँ 5 है ना, हो गया, ठीक बात, क्लियर हो गया। अब तो इस तरह क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने चाहिए यार, बहुत बहुत ज्यादा हो गए इस तरह क्वेश्चन, तो वेक्टर्स तो बहुत ही अच्छे से करा दिया है, अब भी भाई वेक्टर नहीं आ रहा तो फिर इससे ज्यादा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता फिर मान के चलो कि आपकी बुद्धि नहीं है इस लायक कि आप वेक्टर सीख पाओ, अगर अभी भी आपको वेक्टर परेशान कर रहा है तो इससे ज्यादा तो भाई नहीं हो सकती मेहनत। हो गया सभी का, चलो ठीक है। 4 नंबर 6 नंबर के हिसाब से हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया वेक्टर्स को, और उसके बावजूद भी आप 6 नंबर ले नहीं पाओ एग्जाम में, तो भाई फिर क्या इलाज है किसी चीज का। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इफ द फिजिबल रीजन, एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, मतलब आपको समझदारी से आंसर देना है, कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। क्या कह रहा है, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी की कोई प्रॉब्लम इज बाउंडेड, बाउंडेड मतलब बंद फिगर है, बंद फिगर मतलब देखो कम से कम 2 लाइन या सिंगल लाइन का बंद फिगर होगा, मान लो इससे बंद कर दिया, बंद कैसे है आपका, देखो बाउंडेड एरिया ये है बंद, इससे बाउंडेड बेटा बंद, वो देखो ना इसके ऊपर, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है वो, लेकिन इस लाइन में हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, तो हमेशा ध्यान रखना आपको जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है वो भी हमें दिया नहीं है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने पर कुछ मैक्सिमम आएंगे कुछ मिनिमम आएंगे, सारे ना तो मैक्सिमम आ सकते हैं ना ही सारे मिनिमम आ सकते हैं। तो आंसर चेक करो क्या टिक करना है अपने को, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, हमेशा। ये एक देखो ये एक जर्नल क्वेश्चन है कि किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए अगर एरिया बाउंड है, बाउंड ओपन एरिया की बात नहीं कर रहे, वो हमें भी नहीं पता, बाउंड एरिया में जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे कुछ मिनिमम होंगे और हमेशा कुछ मैक्सिमम होंगे। तो आंसर हो गया बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मैक्सिमम हो जाए बाउंड के लिए या सारे के सारे मिनिमम हो जाए। हो गया सही आंसर आपका, ठीक है। चलिए ये बन गया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझना है अपने को। देखा बेटा एक इंटीग्रेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 मार्कर जरूर है लेकिन भाई औकात तो ये 3 नंबर की रखता है। अगर ये एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आया तो 3 मार्क्स से नीचे का नहीं आएगा। ब्रैकेट को लेंगे, तुक्का क्यों मारा है मतलब एक रूल है ना भाई, एक रूल तो है लेकिन एक रूल ये भी तो है कि जिसको लेट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे। न्यूमरेटर में तो 1 लिखा है, अरे 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 रुक जाओ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं। और देखो इस पावर हाफ को हाफ ना लिखकर, हाँ इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, x की पावर 4 को नीचे ले जाके फिर रुक जा रुक जा रुक जा, बात सही कह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिसका लेट, भैया देखो इसका लेट लो एक्स क्यूब आएगा 4x लेकिन चक्कर है वो एक्स क्यूब ऊपर आना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब है लेट से पहले कोई जुगाड़ है यहां पर, और जुगाड़ क्या है देखो ध्यान से देखना, यूनिक क्वेश्चन है ये। इसमें से x की पावर 4 ही कॉमन ले लो अंदर से। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं ऐसा टर्म लेट लेना चाहता हूं जब उसका डेरिवेटिव हो तो वो डिनोमिनेटर में दिखाई दे आपको। न्यूमिनेटर में, अगर न्यूमिनेटर में होता तो कुछ नहीं करता, डायरेक्टली लेट कर लिया होता इसको मैंने, क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर है लेकिन मेरा एक्स क्यूब नीचे है, तो लेट हो ही नहीं सकता है 1 + x की पावर 4 तो, ठीक है। तो देखो लॉजिक क्या है भैया, अब यहां पर x की पावर 4 तो है ही नहीं, आपने फिर भी लेट कॉमन निकाल लिया तो भाई 1/, में चला जाएगा, हमें क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। अभी x की पावर 4 रूट से बाहर आया तो x² हो गया,
x की पावर 3 पहले ही है और x स्क्वायर भी आ गया। पहले समझ लो बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत? अब जरा इसको लेट लेके देखना। ब्रैकेट तो लेट लेना है। x की पावर n, ठीक है, ये कितना आएगा? -4 तो है नहीं, जरा चेक करना। हो गया मैच? हमेशा याद रखना, लेट लेने पर डेरिवेटिव अगर ऊपर दिखाई दे तो नॉर्मल लेट लेना है। तो लेकिन भैया नॉर्मल वो ऊपर नहीं, वो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, तो समझ जाना पहले कुछ कॉमन लेकर ऐसा टर्म बनाना है 1 में, जिससे पावर में अपने आप नेगेटिव आ जाए। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो कॉपी करो। तो i इज इक्वल टू, इसकी जगह तो आ गया पूरा माइनस का dt/4 और नीचे रूट आपने पूरा का पूरा t लेट कर रखा है। चलो करो इसे। चलो -1/4 को बाहर करो यहां पर, और t की पावर माइनस का हाफ dt हो जाएगा ये। तो i इज इक्वल टू माइनस का 1/4। अब लगाओ तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, ठीक है। तो माइनस का 1/4, तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। अब हाफ जाएगा 2/1 बन के, तो ये हाफ तो माइनस हाफ ही रह जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे आएगा ना बेटा, अच्छा देखा, ये कट गया 2 टाइम्स। तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। अब चेक करो, x की पावर 4 बाहर लानी है हमें। क्यों लाना है? अच्छा आंसर इस फॉर्म में है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ले आते हैं अभी। तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ, लो एलसीएम बेटा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। अब आई थिंक नीचे वाला x की पावर 4 बाहर आके x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? माइनस का हाफ x स्क्वायर नीचे और अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 प्लस का c। अब चेक करो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ऑप्शन ए। खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लेट करता है x की पावर -2t, उससे भी सेम ही आ रहा है। x की पावर, हाँ चलेगा ना। ध्यान ये रखना था, लेट यहां पर x की पावर 4 नहीं होना था, x की पावर माइनस का 4 होना था। अब उसके लिए यहां पर x की पावर 5 का होना जरूरी था, या फिर x की पावर -2 लेट होना था। हाँ बिल्कुल, x की पावर -2 लेट लेकर भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कंफर्म है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कोसेक 7x पावर में 7x dx। अब देखो जरा, यहां पर फंक्शन है 0 से 2a की फॉर्म। सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 से 2a, तो चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। अब इवन ऑड कैसे चेक होता है? पहले देखो जरा, आपको अपने फंक्शन में 2a माइनस x ये डालना है। अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाए तो इवन, और अगर ये नेगेटिव आ जाए, अगर ये फंक्शन ऑड आया तो डायरेक्टली 0 लिख दूंगा, और अगर इवन आया तो देखो 2 आएगा बाहर, ऊपर की लिमिट हो जाएगी आधी, तो 2a का आधा a f bx, ठीक है। चलो तो हमारा fx क्या है पहले वो देखते हैं। cosx की होल पावर, तो cosec x में होल पावर 7 में, अब मैं चेक करूंगा 2a माइनस एक्स। नाउ व्हाट इज माई 2a हियर? 2 पाई। तो ध्यान रखना, मुझे उसके x में पुट करना है 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई चेक करो, 2 पाई कहां आता है? ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होता, आंसर तो कोसेक्स एक्स ही आएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ cos 2 पाई काउंट किया है, कुछ माइनस भी तो करना है। तो 2 पाई ये रहा, 2 पाई से जैसे ही थोड़ा सा माइनस करोगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस का कॉलम है,
आपने मतलब कॉस और सेक का कॉलम है, आपने कोसेक को चेंज किया है, लग गया माइनस, और ये माइनस इस 7 की वजह से हटेगा भी नहीं, तो एक्चुअल में ये तो आपका ऐसा हो गया। तो कह सकते हैं कि f of 2a minus x is equal to minus of fx, hence it is an odd function। और अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली आंसर क्या है? 0। फिनिश हो गया। ये सारा इसलिए कराया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो प्रॉपर स्टेप्स रखने आपको इस तरह के। फिनिश हो गया, आंसर आया 0, ऑप्शन ए। ज्यादातर, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। बेटा वो dy बाई dx दिया हुआ है, डैश है सिंगल। देखो उधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर y डैश इज इक्वल टू x। एक चीज बताऊं, अगर किसी बच्चे ने इस y डैश को dy बाई dx में चेंज नहीं किया तो माइकल लाल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा कभी भी। ये डैश तो सिर्फ परेशान करने के लिए दिया हुआ है अपने को। इसको पहले ऐसे लिखना, e की पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x। अब हमेशा ध्यान रखो, ये dy बाई dx ना तो आपको किसी के एंगल में दिखना चाहिए और ना ही किसी की पावर में। अब एंगल से हटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ पावर से हटाना आसान है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग m की पावर n, तो आगे आ जाएगा ये, तो dy बाई dx log e इज इक्वल टू log x। व्हाट इज log e? 1। तो चेक करो, dy बाई dx इज इक्वल टू log x। क्या x x और y y वाले टर्म अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चेक करो, log x का अकेला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने सिखाया था मैडम। log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट सिखाया हुआ है, फटाक से आंसर आएगा 1 बाई x। हाँ भाई, log x के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक ने बताया 1 बाई x। तालियां होनी चाहिए उनके लिए, पहले तालियां बजाओ सारे। अरे सारी तालियां नहीं बजी। आओ अब आप बताइएगा, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाया है, याद ही नहीं है? है? अपने आप x घुसेड़ दूं? अपने आप x घुसेड़ दूं कहीं से भी उठाकर? फिर तो आंसर ही लिख दे तू सीधा उठाकर। हाँ भाई, log x के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, चल तू सोच ले अब तक, तू बता भाई। log x माइनस x, इसमें बाय पार्ट चल जाएगा ना? नहीं, तो बाय पार्ट्स के लिए दूसरा टर्म कहां है तेरे पास? वो तो 1 into 1। ये था लॉजिक। जवाब है कि log x के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ना कि मैंने कुछ सिखाया है। इनटू लीजिए 1 और लगाइए बाय पार्ट्स। कोई बात नहीं, अगले साल फिर आना, सीट खाली रहेगी। और तू अकेला नहीं है, और भी 2-3 हैं इधर जो अपनी सीट पक्की करेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया। अब बाय पार्ट से तो 1 और 2 लेना है। अब 1 और 2 के लेने के लिए ऐसा कुछ 1 लो जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो। अब जिसको 1 माने उसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो, और जिसको 2 माने उसका इंटीग्रेशन। भाई 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो पक्की बात है log x आएगा 1 और 1 आएगा 2। और मान लो दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दोनों का डिफरेंस पॉसिबल है, तो आइलेट का ध्यान रखना। ठीक है, वैसे फॉर्मूला सही था 1 बाई x। क्या हुआ, तुम तो टीके वीके लगा के भी आई हो, भगवान जी हेल्प नहीं कर रहे तेरी? बेटा भगवान जी उन्हीं की हेल्प करते हैं जिन्होंने अपनी हेल्प करनी है। ये टीके लगाने से, बोर्ज मंदिर जाने से, प्रसाद बांटने से, ये मस्का लगाने से कुछ नहीं होगा भगवान जी को। तू पढ़ ले, हो सकता है कुछ हो जाए। dy का इंटीग्रेशन y, चलो लगाते हैं। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। मैंने कहा मैंने फॉर्मूला सिखाया है, तो निशांत फॉर्मूला याद करने बैठ गया।
कौन सा सिखाया मैंने इंटीग्रेशन का लॉग एक्स का फॉर्मूला? उसे यही नहीं पता कि भैया फॉर्मूला है ही नहीं, कोई सिखाओगे कहाँ से? आपको 1 लगा के बाई पार्ट्स लगाना है। तो ये कैसे पता था? किससे पूछा? नहीं मुझे याद है। आइडिया था? हाँ। ठीक है, गुड। होना भी चाहिए भाई, 15 दिन बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी याद नहीं होगा। भैया देखो मुझे तो याद नहीं था, तो अच्छी बात है। तू पढ़ क्या रहा है भाई आजकल? फिजिक्स और केमिस्ट्री? निशान फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा? सब कुछ ही कर रहा हूँ। सब कुछ। सर वो मेरे को लगा आपने सही में कुछ बता रहा होगा फॉर्मूला तो बोर्ड में भी ऐसी चीजें ही आएंगी, फिर तू वहां क्या सोचता रहेगा? अरे जो लॉजिक है वो मैं चेंज कर सकता हूं क्या? फिर वन का इंटीग्रेशन x, चलो तो x log x माइनस का x प्लस c, चेक करो ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन। चलो मिल गया। अब अगला क्वेश्चन सिखाने से पहले आपको ग्राफ की पूरी नॉलेज देते हैं, फिर से सारे इनवर्स के ग्राफ बनवाते हैं। अगर वो इनवर्स के ग्राफ बनाने आपको आ गए तो डोमेन रेंज आ जाएगा, और अपना ये जो क्वेश्चन है अगला वो भी आ जाएगा आपको आराम से। ठीक है, चलो फिर से बिल्कुल आप ये नया क्वेश्चन डालो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन along with domain and range, along with domain and range, जैसे सिखाया था लास्ट क्लास में। अब सुन ले एक बार फिर से पूरा तरीके से सिखा रहा हूं, इस बार में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और डोमेन रेंज भी याद हो जाएगी। इसको तो घर में एक बार निकाल लिया करो, घर बैठकर रोज। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएं तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करें। डिवाइड के लिए कैटेगरी है उसकी रेंज। पहली कैटेगरी रेंज है -π/2 से π/2 में टूटना है, और दूसरी कैटेगरी है 0 से π में टूटने वाले। अब -π/2 से π/2 की रेंज कौन कौन में आता, की रेंज में कौन कौन आता है? इसमें साइन इनवर्स x आता है, इसमें tan इनवर्स x आता है, और इसमें कोसेक इनवर्स x आता है। अब 0 से π में कौन कौन आता है? जस्ट इसके उल्टे आ जाओ। इसमें cos इनवर्स आता है, इसमें cot इनवर्स आता है। तो अगर आपको ये बात भी याद है तो देखो आपको रेंज तो पहले ही याद है इनकी कि -π/2 में से π/2 में ये तीनों होते हैं, और 0 से π में ये तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए अब डोमेन की बात करते हैं। तो देखो भाई इन दोनों के डोमेन सेम है, -1 से 1, वो हम ग्राफ से निकाल लेंगे अपने आप, हमें याद करने की जरूरत नहीं है उसे। ठीक है, अब डोमेन डिनोट करता है x की वैल्यूज को, और रेंज डिनोट करता है y की वैल्यूज को एक्सेस पर। ठीक है, चलो पहले साइन इनवर्स x की ग्राफ की बात करते हैं। साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 से 1, मतलब x की वैल्यू की बात हो रही है, तो -1 तकरीबन यहां कहीं 1, और रेंज क्या है उसका? -π/2 से +π/2 माइनस का। ठीक है, सबसे पहले अपनी सारी बाउंड्री वैल्यूज खींच लो। बाउंड्री इसलिए कि आपका ग्राफ इस बाउंड्री के पार ना चला जाए, सिर्फ आपके सहूलियत के लिए। किसी को लगता नहीं भैया मेरी शानदार प्रैक्टिस है, मेरा ग्राफ बाहर नहीं जाएगा, तो जरूरत नहीं है। और आपको लगे भैया ग्राफ बन गया है तो भाई इसको पेंसिल से बना लेना, लास्ट में मिटा देना उसको। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। देखो जरा, ये रहा, बन गया। ये ऐसा बनता है, ये मेरे हिसाब से, और मैं अपने मन से नहीं बना रहा इसे, जो है वो बना दिया मैंने आपको, ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स x। अब रेंज पता है बस मुझे, उसकी रेंज क्या है? डोमेन नहीं पता है, लेकिन जो tan इनवर्स x का ग्राफ है वो नीचे से होता हुआ ऊपर है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, छोटे से जब बड़े में जाएगा। तो देखो जरा, ऐसा
यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता चला गया। इंक्रीजिंग ग्राफ है tan इनवर्स x का। तो अगर इसके x की वैल्यूज की बात करें तो ये कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? x एक्सिस पर। x एक्सिस को तो डोमेन बोलते हैं, तो इसका डोमेन क्या आ गया? और ध्यान रखना इसे टच नहीं करेगा, और इसे भी टच नहीं करेगा। ऊपर वाली पाइवट होगा। हाँ, गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, पाइवट होगा ऑब्वियसली, चांस ही नहीं है पाई आ जाए। ठीक है, अब आते हैं कोसैक पर। तो अगर कोसैक इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए तो पहले एक डॉटेड इमेजिनरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच लो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जगह ज्यादा घेर रखी है इसने। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का एक इमेजिनरी ग्राफ डालिए, तो -π/2 से π/2 से -1 से 1। ठीक है, और एक थोड़ा डॉटेड सा रखिएगा जिससे, क्योंकि वो तो आपको मिटाना ही है बेटा। ये तकरीबन हमारा ऐसा ग्राफ है। अब देखो मैंने क्या किया, जो एक्चुअल ग्राफ है हमारा ये ऐसा, ये ऐसा, और अब सारी डॉटेड लाइन हटा दीजिए, किसी भी डॉटेड लाइन की आपको जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, डोमेन भैया माइनस इंफिनिटी से, हाँ -1, और फिर 1 से, भाई 1 से हाँ, ये मैंने क्लोज ही, सॉरी क्लोज ही लिया है बेटा मैंने, हाँ ये क्लोज ही लिया है, ये इसका। ठीक है, कॉपी करो। तो हमारा कॉस का है क्या, कॉस इनवर्स का, तो अगले वाले सेकंड में पता चलेगा। देखो डोमेन आपको यहां फिगर से मिल जाएगा अपने आप, स्पेशल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। -∞ से -1 शून्यन, फिर 1 से इंफिनिटी। 0 से पाई बनेगा सारा। ठीक है, तो 0 से पाई मतलब नीचे का नेगेटिव पार्ट चाहिए ही नहीं अपने को, और इसका डोमेन पहले से ही पता है हमें, -1 to 1 होता है भाई, याद रखना पड़ेगा। फा से फल वाला फा देखा है, बस उसका शेप याद रखना। पहले बाउंड्री बनाओ उसकी, अब 0 से पाई आधा π/2 पे होगा, -1 और 1, फा सा शेप π/2 सा पास करता हुआ। भाई इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, बन गया, खत्म। ठीक है, हटा दो इस बाउंड्री को, जरूरत नहीं है इस बाउंड्री की कोई भी। बाउंड्री तो इसलिए है कि आपका ग्राफ बहुत शानदार बने। ठीक है, नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए, जैसे tan इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग था, ये ऊपर से नीचे तरफ डिक्रीजिंग है। लेकिन पहले अपनी बाउंड्रीज 0, पाई और π/2। देखो अब जरा, टच तो करेगा ही नहीं भाई कहीं पर। ये लीजिए बाउंड्री। अब देखो अगर थोड़ा लग रहा है कि भाई ये तो सही नहीं बना, तो भाई देखो यहां एक बाउंड्री तो डाल ही लेना, जिससे कि ये ना ऊपर टच करेगा ना नीचे टच करेगा कहीं पर, इस तरह से। ठीक है, अब अगर sec इनवर्स एक्स का ग्राफ, अच्छा इसका डोमेन देख लेते हैं, कहां से चला, -∞ कहां जा रहा है, तो -∞ से +∞, सीधा डोमेन है। इसका डोमेन याद था हमें। अब sec इनवर्स एक्स के लिए, तो sec इनवर्स एक्स के लिए पहले cos इनवर्स एक्स का ग्राफ एक रफ बना लो अपने लिए। जो यहां पर है -1, यहां है 1, ये 0, π/2 और ये पाई। एक लाइन यहां डाल लो, एक लाइन यहां डाल लो। अब देखो जरा, एरो क्या डाल दिया। ठीक है, ये देखो, तो कहां से
हाँ, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से, बिल्कुल सही, क्योंकि इंफिनिटी पे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। चाहो तो ये डॉटेड की अब जरूरत नहीं है आपको, बस ये बीच की लाइन रहने देना, इसके बाद खत्म। ये आपका सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ, तीनों ग्राफ तैयार, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 ग्राफ तैयार। और इनके डोमेन रेंज भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रेंज तो आपका कैटेगरी वाइज याद हो गया, डोमेन आपके फिगर से निकल आया आपका, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x+1, ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करें तो पहले पता है कि -1 से 1 होता है इसका डोमेन, तो ठीक है ना। अब लॉजिक क्या है, रूट के अंदर x+1 है, हाँ, डोमेन का मतलब होता है कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा y इनवैलिड ना हो जाए, नॉट डिफाइंड ना हो जाए। तो नॉट डिफाइंड की पहली 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आ जाए कभी, और अगर फ्रैक्शनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, क्योंकि हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन मतलब x की वैल्यूज यहां जिसमें रूट है, और रूट में अगर रूट है तो रूट में नेगेटिव भी आ सकता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, लेकिन ध्यान रखो रूट के अंदर -1 to 1, तो रूट की वैल्यू तो माइनस होती ही नहीं है, तो वो तो कम से कम किससे स्टार्ट होगी, या तो 0 से या तो बड़ी। तो यहां पर आपका डोमेन, ध्यान रखो, रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा। डोमेन -1 से 1 होता है कॉस इनवर्स का, तो रख दिया मैंने। फिर आप कहोगे कि सिंस इट इज ए रूट फंक्शन, भैया रूट फंक्शन में माइनस नहीं आता आपका, तो कम से कम पहली वैल्यू रूट के अंदर कौन सी होगी, 0। तो हियर डोमेन विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, और ये क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान रखना। अगर ये रूट फंक्शन नहीं होता तो मैं -1 से 1 ही ले रहा होता, क्योंकि रूट है, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहां डोमेन 0 से स्टार्ट होगा। एनीवन बोथ साइड्स करें, कोई दिक्कत? अब तीनों साइड -1 करें, ठीक है। कितना आ गया, सही लिखा है इसका ऑर्डर अपन, बड़ा, हाँ ठीक है। तो डोमेन क्या है यहां पर, -1 से 0, मैच हो रहा है कोई आंसर? सी पार्ट। अब आपके हिसाब से करके देखेंगे, अभी गलत, लेकिन करके देखेंगे। 0 आ जाता है पूरा। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ -1 ले लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, रुक जा, हाँ यहाँ नहीं, जैसे मैं वो बात ही नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे यहां पर ये रेंज क्या रखनी है, बस उतना समझा दे, ये तो 0 to नहीं रखनी। बात खत्म, आगे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये हमारी कॉस इनवर्स की रेंज के हिसाब से नहीं है, ये तो हम ताकि रूट की वजह से है, सिर्फ रूट की वजह से 0 लिखना पड़ रहा है, वरना तो -1। अरे भाई डोमेन तो पता है कॉस इनवर्स का अपने को, हम तो -1 से 1 रखते, क्योंकि वो रूट वाला टर्म है, एक्स रूट के अंदर है, नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव आना नॉट डिफाइंड होता है, तो रेंज विल स्टार्ट, मतलब जो डोमेन का रेंज है पहला वैल्यू वो 0 होगा, ना कि -1। बस ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। आगे आंसर, बस आज के लिए इतना ही।